नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरुआत कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने हाजिर है स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका का जो वर्णन है वह किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक किया गया है। देखिएगा, इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक आता है संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर हम राष्ट्रपति की बात करेंगे, उसके अंदर हम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे, उसके अंदर हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे, मंत्रिपरिषद की हम बात करने वाले हैं। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। तो उसमें से हमने राष्ट्रपति अपना टॉपिक ले लिया है और उसी के अंदर हम बात की है संघीय कार्यपालिका जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 78 तक की लिया गया है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे जो आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम संविधान के भाग नंबर 5 और अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक की हम बात करने वाले। कुल मिला के अपनी समरी इसके इर्द गिर्द चलने वाली है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किसके अंदर निहित होती है दोस्तों। तो ये आर्टिकल 51 के अंदर दिया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह भारत के राष्ट्रपति के अंदर निहित रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में राष्ट्रपति। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि राष्ट्रपति के अंदर निहित रहेगी एज पर आर्टिकल 53। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में आर्टिकल 53। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वह क्यों अपनाई गई है। दोस्तों संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई है, क्या कारण है इसका। भारत ऑप्शन आपको दे रखा है कि राष्ट्रपति शक्तिशाली है, ऑप्शन बी है न्यायपालिका स्वतंत्र है, ऑप्शन सी कह रहा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन डी राज्यपाल शक्तिशाली है। तो भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था क्यों अपनाई गई है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्यों अपनाई गई, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति है वो एक नाम मात्र के कार्यपालिका है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल है। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। भारत में जो वास्तविक कार्यपालिका है वह कौन है। तो राष्ट्रपति तो एक नाम मात्र का कार्यपालिका है। नाम मात्र के कार्यपालिका कौन है, राष्ट्रपति। तो एक्चुअल या जो रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, तो आंसर बनेगा इसका प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। सही जवाब ऑप्शन सी। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है दिए गए ऑप्शन में से। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद नंबर 52 है, जिसके अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होगा, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होगा, पद की योग्यता 58 में दी गई है। तो कुल मिला के राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है दोस्तों वह है आर्टिकल 52। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है दोस्तों, ऑब्वियसली संवैधानिक प्रधान होगा भारत का राष्ट्रपति। सही जवाब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। आई थिंक बच्चे को पता है इस क्वेश्चन का आंसर। भारत का जो प्रथम नागरिक है वह राष्ट्रपति को कहा जाता है। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। राष्ट्रपति पद की योग्यता तो यह वर्णित है आर्टिकल 58 के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 58 में वर्णित है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। तो यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 35 ईयर्स होनी चाहिए न्यूनतम आयु, 35 वर्ष। क्वेश्चन नेक्स्ट है, राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट मान के चलेगा इस क्वेश्चन को। निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता, तो विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन शामिल हुए, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का वर्णन किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद कौन सा है जिसमें निर्वाचक मंडल का वर्णन किया गया है दोस्तों। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ में आर्टिकल नंबर 54 है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावक और अनुमोदक दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल है उसके 50 सदस्य होने चाहिए। निर्वाचक के लिए 50, प्रस्तावक के लिए 50 और अनुमोदक के लिए
50। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है अनुमोदक के लिए कितने हैं? तो अनुमोदकों प्रस्तावकों दोनों के लिए 50-50 सदस्य कंपलसरी है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन बी। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह किस प्रणाली से होता है? प्रणाली का नाम बताइएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 55 के अंदर दिया गया है ये। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत होता है, या हम कहे इसको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी बोल सकते हैं। और किस पद्धति से होता है? तो आंसर बनेगा आपका एकल संक्रमणीय पद्धति। पद्धति कौन सी? एकल संक्रमणीय पद्धति। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी मतदान पद्धति अपनाई जाती है? देखिएगा ये क्वेश्चन आ चुका है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखोगे तो एक एक वर्ड टू वर्ड आपका टोटल एमसीक्यू के माध्यम से रिवाइज हो जाएगा। यहाँ पे आंसर बनेगा एकल संक्रमणीय मत, ऑप्शन बी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है दोस्तों? इसका विवादों का निपटारा किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी सुप्रीम कोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वह किन चुनाव में अपनाई गई है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी अप्रत्यक्ष चुनाव में। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होती है, क्योंकि डायरेक्ट जनता नहीं चुनती। डायरेक्ट जनता जिनको चुनती है उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष या डायरेक्ट, लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्ट है। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है दोस्तों वह कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? पद की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद का नाम अपने को बताना है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर शपथ का वर्णन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है शपथ का वर्णन, यानी पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति एक भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई किसके नाम से की जाती है? ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या कोई लिमिट नहीं है? राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की दोस्तों कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। सही जवाब ऑप्शन डी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सही जवाब क्या बनेगा? जिनका कार्यकाल रहा है 1950 से लेकर 1962 तक का। 1950 से 1962 तक का इनका कार्यकाल रहा है। तो आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? देखिए ऑप्शन में से आंसर देना है आपको। लगातार 2 बार राष्ट्रपति। सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 1950 से 1962 तक बने थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? सही जवाब द्रौपदी मुर्मू, यानी 1947 के बाद में जन्म लेने वाले। तो आंसर बनेगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब आता है? आंसर बनेगा 20 जून 1958 को जन्म होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों? बताइए क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को। सही जवाब ऑप्शन सी। और शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वह किस आधार के ऊपर लगाया जाता है? और इससे संबंधित अनुच्छेद भी आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद नंबर 61 है महाभियोग से संबंधित। यहाँ पे सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में संविधान का उल्लंघन। संविधान के उल्लंघन के आधार के ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों? अनुच्छेद का नाम हो जाएगा आर्टिकल 61। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 61। राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है दोस्तों? राष्ट्रपति को महाभियोग प्रस्ताव की सूचना दी जाती है 14 दिन पहले दी जाती है। सही जवाब ऑप्शन सी 14 दिन पहले। महाभियोग प्रस्ताव पर कम से कम कितने सदस्यों के हस्ताक्षर बिल्कुल कंपलसरी है?
प्रस्ताव के ऊपर कम से कम कितने सदस्यों के? तो सही जवाब बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर बिल्कुल कंपलसरी है। अब ये 1/4 किसका? सदन के सदस्यों का। सदन के जो सदस्य हैं उनके 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर बिल्कुल कंपलसरी है। राष्ट्रपति को हटाने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता है? बहुमत चाहिए अपने को, 2/3 बहुमत चाहिए। जो भी सदस्य प्रस्तावित करते हैं उनका 2/3 बहुमत चाहिए। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 2/3 बहुमत, 2/3 मेजोरिटी। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर चुनाव होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने समय के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 6 महीने के अंदर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति यदि दोनों ही पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा? यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो जाए तो कार्य करेंगे मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम पारित होता है दोस्तों 1969 में, 1969 में। सही जवाब ऑप्शन सी। राष्ट्रपति का जो वर्तमान मासिक वेतन कितना है? अभी चल रहा है 7वां पे कमीशन। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन किससे मुक्त होता है? क्या कोई टैक्स वैक्स लगता है राष्ट्रपति की सैलरी के ऊपर? सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इनकम टैक्स से मुक्त रहता है। राष्ट्रपति की सैलरी पे इनकम टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों में कमी कब नहीं की जा सकती? किस कार्यकाल के दौरान वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती? ऑप्शन बी, कार्यकाल के दौरान, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी शक्तियों में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति किस किस की नियुक्ति करता है बताइएगा? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, सरपंच। कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सरपंच की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है, ऑप्शन डी। संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? संसद 3 से मिलकर बनती है, जिसमें से एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा और एक है राष्ट्रपति। सही जवाब ऑप्शन बी। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किसके अंदर निहित है? क्वेश्चन नंबर 42। सत्र बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। सही जवाब ऑप्शन बी। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। सही जवाब ऑप्शन बी। संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दिया गया आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित है? धन विधेयक, धन विधेयक। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में आर्टिकल 110 के अंदर शामिल है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? राज्यसभा में वह 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्य किन क्षेत्रों से होते हैं? राज्यसभा में नामित जो सदस्य हैं वह कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं दोस्तों। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति, सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है? अध्यादेश जारी किया जा सकता है संसद स्थगित होता, ऑप्शन बी। अध्यादेश का प्रभाव किसके समान होता है? अध्यादेश का प्रभाव होता है संसद अधिनियम के समान होता है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के समान होता है। दोस्तों पार्ट 1 के अंदर मैंने टॉप 50 एमसीक्यू यहाँ पे फिनिश करता हूँ मैं। पार्ट 2 जरूर देखिएगा जिसमें आपको 51 से लेकर 100 तक के एमसीक्यू मिलेंगे। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाके पार्ट 2 जरूर देखिएगा। टोटल 100 एमसीक्यू लगाइएगा। इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं पे समाप्त करता हूँ। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सेकंड पार्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं जितने भी राष्ट्रपति को वीटो पावर मिलती है उनके ऊपर आधारित एमसीक्यू हम देखने वाले हैं। तो राष्ट्रपति का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, जरूर देखिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट नए पार्ट के साथ में। थैंक यू।